गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूपी पीसीएस और आईएएस का एग्ज़ाम का डेट निश्चित हो गया है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्री एग्ज़ाम का हिस्ट्री मैं आज शुरू करने जा रहा हूं और मेरा यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज पहली क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री की और उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आज पहली क्लास के माध्यम से पीटी पर चर्चा करूंगा। और पीटी पर चर्चा करने के लिए शुरुआत बेसिक लेवल से मैं करने जा रहा हूं और उसमें ये सारे फैक्ट के क्वेश्चन बताए जाएंगे कि आपको किस तरीके से यूपी पीसीएस और आईएएस के लिए आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मेरी पर डे आपको ये क्लास मिलेगी। आप यदि इतना पढ़ लेते हैं तो बहुत हद तक आपके क्वेश्चंस इजीली गोइंग ऑन प्री एग्जाम में आसानी से बन जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं यूपी पीसीएस और आईएएस की प्री क्लास। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज ये मैंने भारत का प्राचीन इतिहास शुरू किया है जिसमें मैंने कुछ फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। और सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इतिहास है क्या। इतिहास की यदि हम बात करें तो इतिहास एक वर्टिकल प्रोसेस है। इतिहास के बारे में यह कहा जा सकता है कि गुजरी हुई बातों को याद दिला देना इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास एक ऊर्ध्वाधर है, जो पुरानी बातें बीत चुकी हैं उनको आज ताजा करना, उनको याद दिलाना, यह सब क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस में हम देखेंगे कि इतिहास में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, आज मैं उसकी बात करूंगा। देखिए, वर्तमान के प्रकाश में जो हम अतीत का अध्ययन करते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, उसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। अब खास चीजें ये हैं कि इतिहास की चीजों को हमको सीखना कैसे है। इतिहास की जानकारी के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसमें दो सोर्सेस हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। लिटरेचर स्रोत की यदि हम बात करेंगे तो डियर कुछ तो बाहर से लिए गए हैं और कुछ इंडियन हैं। जो इंडियन हैं उनको हम देसी साहित्य कहते हैं और जो विदेश से लिए गए हैं, बाहर से जुटाए गए हैं, उनको हम विदेशी साहित्य के नाम से जानते हैं। इतिहास की मैं एक डेफिनेशन और देना चाहता हूं जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं। आपने देखा सिलेंड्रिकल प्रोसेस क्या होता है। देखिए इस तरीके से ये जो मैंने फिगर बनाई है, ये जो मैंने फिगर दी है, यानी एक के ऊपर एक जो चीजें गुजरती चली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ये इतिहास कहलाती हैं। ये बड़ी बात नहीं है, ये इजीली गोइंग ऑन आप सीख सकते हैं। लेकिन बात ये है इतिहास लिखा कैसे गया। देखिए यहां पर मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो विदेशी साहित्य और एक देसी साहित्य। इसके अकॉर्डिंग धार्मिक साहित्य की भी हम चर्चा करेंगे। धार्मिक साहित्य के अकॉर्डिंग ब्राह्मण साहित्य है और जैन साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में भी हमको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। ये पीटी में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर देने का काम करेंगे। जैसे वेद चार होते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहां मैंने वेदों की बात की, वेद के आधार पर भी इतिहास की बड़ी जानकारी जुटाई गई। जैसे मैंने चार वेदों की बात की है, पीटी में क्वेश्चन हो सकता है। तो ऋग्वेद सबसे एंशिएंट वेद है, पुराना वेद है। सामवेद में म्यूजिशियन की बात की गई है और अथर्ववेद में जादू टोना भूत पिशाच की बात की गई है अथर्ववेद में। और यजुर्वेद में यज्ञ का विधान क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें वेदों के अकॉर्डिंग की गई हैं। वहीं देखिए दूसरा टॉपिक यहां पर दिख रहा है आपको, पुराण। डियर, पुराणों में भी वो सारी चीजें दी गई हैं जिसके आधार पर हम सीख सकते हैं। अरण्यक वो हैं जो जंगलों में बैठ के ये हमने सीखे हैं। रामायण के साथ साथ महाभारत, उपनिषद, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को सीखना, और ब्राह्मण ग्रंथ। ये सोर्सेस हमको सारे के सारे जो मिलते हैं वो ब्राह्मण साहित्य के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे वेद, पुराण, आरण्यक, रामायण, ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत और उपनिषद। महाभारत को महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन हो सकता है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, कितने? 100,000। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1,00,000 श्लोक हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। वहीं रामायण में 24,000, कितने? 24,000। अब मैं धार्मिक साहित्य की बात करता हूं। धार्मिक साहित्य की यदि बात की जाए तो डियर, इसी में आपने देखा है बौद्ध साहित्य की बात की गई। बौद्ध साहित्य में महावंश, बुद्ध चरित्र और दीपवंश, दिव्यावदान और त्रिपिटक। यहां पर देखिए क्वेश्चंस देखने को मिला है। त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म से निकला है। त्रिपिटक ये 3 होते हैं। ये बुद्ध के ज्ञान की टोकरी है। क्या है? बुद्ध के ज्ञान की टोकरी। अब देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध के ज्ञान की जो टोकरी है वो किस नाम से जानी जाएगी, तो त्रिपिटक है। और बुद्ध के ज्ञान की टोकरी ये डियर हम देखेंगे, देखो ये क्या है, यहां पर हम देखेंगे कि बुद्ध के ज्ञान की जो टोकरी है डियर, वो ये त्रिपिटक है। जैसे सुत्त पिटक, इनकी संख्या पूछ लेगा, अलग अलग पूछ लेगा। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये इजीली गोयन आप तैयार कर सकते हैं कि त्रिपिटक क्या है। ये बुद्ध के ज्ञान की टोकरी है, जो कि 3 हैं, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक। इनको याद करने का एक फॉर्मूला और दे रहा हूं मैं, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। सुबिया, देखिए फॉर्मूला बन गया। सु फॉर सुत्त पिटक, वि फॉर विनय पिटक, अ फॉर धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक ये मैंने आपको समझा दिया डियर। वहीं अब हम बात करेंगे जैन साहित्य की। जैन साहित्य और बौद्ध धर्म में काफी डिफरेंस है। देखिए जब हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो इसमें अहिंसा की बात की गई है, और जैन साहित्य की हम बात करेंगे, जैन धर्म की बात करेंगे आगे चल के, तो इसमें अति अहिंसा की बात की गई है। उसी का नतीजा डिफरेंट निकलेगा आगे चल के। तो जैन साहित्य में भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, महावीर चरित्र और परसिष्टि पर्वन, ये 4 प्रोसेस की बात की गई है, जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं डियर। अब कुछ साहित्य ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं, और धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करेंगे तो इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के कई नाम भी हैं जो मैं आपको डिफाइन कर दूं। देखिए यहां मैं कर देता हूं आपके लिए। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, और इनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, ये पॉलिटिक्स पर लिखी गई है। ये प्रश्न जनरली पूछा जाता है कि कौटिल्य की जो बुक है पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स पर है। पॉलिटिक्स यानी अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की बातें नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स की बातें हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको बना देना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वहीं डियर पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब का नाम है, पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी, जिसमें उन्होंने धर्मवेद साहित्य की बात की है। पतंजलि का महाभाष्य है, कल्लन की राजतरंगिणी है, बाणभट्ट का हरिश्चंद्र है, और संगम साहित्य है। कभी कभी जनरली ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि किसकी कौन सी बुक है, तो यहां पर जनरली ये मैंने बुक्स के बारे में भी बता दिया है, जिससे इजीली गोइंग ऑन आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये पीटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं, और यहां से जनरली 1-2 सवाल बन ही जाता है, तो आप अपने सवाल को बनाने का काम करोगे। अब इसी प्रोसेस में इतिहास की जानकारी को जुटाने के लिए कुछ जानकारी मिलती है कि विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने अपने अपने विचारों के आधार पर इतिहास को लिखने में मदद की। जैसे मेगस्थनीज, ह्वेनसांग, इत्सिंग, फाइयान। देखो यहां मैंने आपको बड़ी अच्छे तरीके से ये फिगर के माध्यम से दिखाया है, ताकि इजीली गोइंग ऑन आपके क्वेश्चन बन जाएं। ये देखिए हमने मेगस्थनीज की बात कर दी, यहां पर ह्वेनसांग की बात कर दी, यहां पर इत्सिंग की बात कर दी, और यहां पर फाइयान का जिक्र मैंने कर दिया। विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है मेगस्थनीज, जिसकी ये भी बुक पूछी जाती है। कौन सी है? तो मेगस्थनीज की किताब है इंडिका।
वहीं दूसरा नाम चीनी यात्रियों के प्रोसेस में पूछा जाता है फाइयान। तो हमने देखो यहां पर फाइयान को दिखा दिया है, ये फाइयान को दिखा दिया हमने। अरबी यात्री भी कुछ आए हैं, अरबी यात्रियों में एक बड़ा नाम आता है सुलेमान, ठीक है। तो यहां से भी कुछ इतिहास को जानने में हमको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। तो लगभग एक दो क्वेश्चन यहां से हो सकता है, या कभी कभी पूर्व की परीक्षा को देखते हुए ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। और वहीं कुछ लिटरेचर सोर्सेस हैं जिनकी कुछ कमियां हैं, जिनकी वजह से ये कुछ हमको देखने को मिला। धार्मिक साहित्य के बारे में ये बोला गया है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, यानी जब कोई बात जिस तरीके से लिखी गई होगी तो उसका कंसेप्ट जैसा भी रहा होगा वो देखने को मिलता है। तो वो नेगेटिविटी भी हो सकती है, पॉजिटिविटी भी हो सकती है। विधि क्रम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है। परवर्ती काल में लिखे गए जो साहित्य हैं, यानी तत्कालीन समय में अपने वर्णन में पहले ही कुछ घटनाओं को छोड़ देते हैं। ये कुछ जानकारी ऐसी मिलती हैं जो कुछ घटनाएं छूट के लिखी गई हैं और उनमें उस काल की घटना का वर्णन शामिल होने की संभावना भी होती है, जो होना चाहिए। तो यहां पर यह देखा गया कि कुछ चीजें पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, जिसकी वजह से यह हमको जानकारी नहीं मिल पाई। दरबारी लेखक अपने साहित्य में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं, यानी जो राजा के साम्राज्य में दरबारी रहते थे, इतिहास को पढ़ने के बाद में यह देखने को मिला है कि उन्होंने कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर की हैं और नेसेसरी प्रोसेस में रखने का कोशिश किया है, लेकिन इतिहास है, इससे छेड़छाड़ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अर्थात तथ्यों को बढ़ा चढ़ा करके इसमें सिस्टमैटिक तरीके से बोला गया है। तो इसी प्रोसेस में डियर अगली बात हम करते हैं किसकी, कि पुरातात्विक स्रोत के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें हमको मिली हैं। अब वहीं में सिस्टमैटिक तरीके से सिलसिलेवार आपको प्रत्येक चीज को डिफाइन करने के लिए यह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे पुरातात्विक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत की यदि बात करेंगे तो कई चीजें हमको देखने को मिलती हैं। जैसे आपने देखा अभिलेख आपने देखा है, अभिलेख और शिलालेख, इनके माध्यम से इतिहास की बहुत सारी जानकारी हमको मिली है। जैसे अशोक ने तो पूरा इतिहास ही देखा जाए लोगों को जो संबोधित किया है वो अभिलेखों शिलालेखों के माध्यम से किया है। तो अभिलेख भी हमको देखने को मिले हैं जो इतिहास को लिखने में एक लगभग अच्छी जानकारी जुटाते हैं। वहीं मृदभांड मिले हैं। मृदभांड आप जानते हो ये होते हैं मिट्टी के बर्तन। मृदभांड है मिट्टी के बर्तन जिनकी पेंटिंग्स देखने में अलग लगती है, जिनकी कलर देखने में अलग लगती है। कुछ स्टोरियां मिट्टी के बर्तन पर भी उकेरी गई हैं जिसके माध्यम से यह जानकारी हमको देखने को मिलती है। तो देखो मैंने अभिलेख बताया, अभिलेख डियर अभिलेख की बात करेंगे पत्थर के बने हुए होते थे, ठीक है, जो कि सिस्टमैटिक तरीके से चिकने नहीं होते थे। शिलालेखों की बात करेंगे तो वो भी पत्थर के होते हैं, लेकिन वो चिकने होते हैं, अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। वहीं मूर्तियां भी मिली हैं। मूर्तियों के माध्यम से भी हमने बहुत सारी जानकारी जुटाने का काम किया है। देखो मूर्तियों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक डांस करती हुई महिला की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो उससे यह लगता है कि इंटरटेनमेंट का प्रोसेस रहा होगा। तो कई सारी जानकारी जिस तरीके की मूर्तियां मिली हैं उसके आधार पर हमने इतिहास को लिखने का काम किया है। स्मारक भवन है जो मेमोरी प्लेस के प्रोसेस में बनाए गए थे, ये भी इतिहास को लिखने में एक बड़ी जानकारी देते हैं। वहीं कुछ सिक्के मिले हैं, यानी अलग अलग डिफरेंट सिक्के लोगों ने अपने प्रोसेस में चलाने का काम किया है, जो कि इतिहास को बताने में बड़ी जानकारी देते हैं। तो इसी प्रोसेस में अब अगली बात हम करते हैं पुरातात्विक स्रोत की इंपॉर्टेंस ही कितनी थी। देखिए पुरातात्विक स्रोत की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस ही है, जिसके आधार पर इतिहास को लिखने में और समझने में बड़ी मदद हमको मिली है, जो कि मैंने सिस्टमैटिक पॉइंट के आधार पर ये अपने छात्रों को समझाने का काम किया है। और वो समझाने की बिंदु कौन कौन से हैं जिसकी मैं चर्चा आज आपकी क्लास में सिलसिलेवार करके जा रहा हूं, ठीक है। इनकी प्रमाणिकता होती है, यानी इसको ऑथेंटिक प्रोसेस में भी माना गया है, जिसके आधार पर यह जानकारी हमको इजीली गोइंग ऑन मिल जाती है। इनसे कालखंड का पता चलता है कि कौन से प्रोसेस के हैं, कौन सा समय है इनका, कब लिखे गए थे, कब ये बनाए गए थे, ये जानकारी भी हमको मिलती है। इनमें बदलाव की संभावना नहीं है, यानी चेंजिंग प्रोसेस इजीली गोइंग ऑन देखने को नहीं मिल रहा है। और इनसे तथ्य युगीन, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और विश्वास की जानकारी मिलती है, यानी प्रत्येक स्तर पर सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट वाइज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशलिज्म
कॉन्फिडेंस की जानकारी हमको सिस्टमैटिक तरीके से देखने को मिलती है। तो ये सारी जानकारी एक अच्छे इतिहास को बताने में एक सिस्टमैटिक तरीके से परफॉर्मेंस को देती हैं। अब वहीं आगे चल के इतिहास का डिवीजन किया गया, इतिहास को बांटा गया कि किस तरीके से इतिहास को सिस्टमैटिक तरीके से लोगों के लिए रखा जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास को समझ सकें। तो देखिए, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से पूरे इतिहास को बताने का काम करूंगा। इतिहास एक साइंस से देखा जाए तो इतिहास को कभी रट के नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो, वही मैं बता रहा हूं कि डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, एक तो लिपि के आधार पर, लेखन प्रणाली के आधार पर हमने किस तरीके से इसको बांटने का काम किया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जिसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। डियर, इसमें लिपि नहीं है, यानी प्रागैतिहासिक काल की डेफिनेशन यदि जानना चाहता है परीक्षा में तो आप कह सकते हैं नॉट स्क्रिप्ट, यहां पर लिपि नहीं है। वहीं दूसरा डियर, ये फर्स्ट हो गया। दूसरे प्रोसेस में मैं बात करूंगा आद्य ऐतिहासिक काल की। पहला मैंने बोला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जाना जाएगा। और इसको किस नाम से जाना जाएगा? प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से। यानी प्री और प्रोटो, ये डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक, इसकी हम चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। अब देखो, इसमें क्या था, लिपि नहीं थी। इसमें लिपि तो है, यानी लिपि अवेलेबल है, लेकिन पढ़ी नहीं गई। यानी इसमें डिफरेंस यह हुआ कि इसमें लिपि नहीं है, इसमें लिपि है लेकिन इसे हम पढ़ नहीं पाए। जैसे हड़प्पा काल में, हड़प्पा काल का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। देखो, आपसे प्रश्न कैसे बनेगा। हड़प्पा काल में 250 से 400 अक्षर पाए गए हैं, यानी लिपि है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए। आज तक हम दावा करते चले आ रहे हैं इसमें लिपि तो नहीं है, किंतु आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन किया आद्य ऐतिहासिक काल में, इस तरह से किया कि परवर्ती काल के लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। वैदिक काल में यही जाके डिफरेंस बदल गया पूरे तरीके से इसका। ठीक है, जब खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के प्रोसेस में ये देखने को मिला तो उस प्रोसेस में ये पूरी जानकारी हमको देखने को मिलती है। अब दूसरी बात डियर, इसमें हमने बोला लिपि नहीं है, इसमें बोला हमने लिपि है लेकिन इसे हम पढ़ नहीं पाए। तीसरा है डियर हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया, और इसको बुद्ध काल भी कहते हैं। वहीं चल के महाजनपद काल की भी उत्पत्ति हो जाएगी, और इसका जो समय पूछता है तो यह है 600 BC, यानी यहां पर आकर के लेखन प्रणाली का विकास हो गया। कंप्लीटली देखा जाए तो लेखन प्रणाली हमको देखने को मिल गई। तो हिस्ट्री डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, दोबारा से समझ लें आप लोग। एक तो प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिकल एज, जिसकी मैंने सिस्टमैटिक तरीके से तीनों चीजें अलग अलग बता दी, और आप इजीली गोइंग ऑन इन चीजों को देखने का काम करोगे। ठीक है, अब अगली बात हम करने जा रहे हैं किसकी? प्री हिस्टोरिक पीरियड को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे समझेंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखेंगे हम कि ये भी 3 पार्ट में बट गया। उधर हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा, और पहले पार्ट को जो हमने बोला प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको भी हमने डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स में कर दिया। सबसे पहले पुरापाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ये आरंभ से ही डियर 10,000 BC, आरंभ से लेकर के 10,000 BC तक इसका प्रोसेस देखने को मिलता है। इसमें कई चीजें सिस्टमैटिक तरीके से देखने को मिलती हैं, जैसे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये भी क्वेश्चंस बनवाने को आ जाता है, और आप इजीली गोइंग ऑन इन क्वेश्चन को बना देना। यानी इतिहास को हमने 3 पार्ट में पहले बांटा था, फिर फर्स्ट पीरियड को हमने 3 पार्ट में दोबारा से बांट दिया, और इसका प्रोसेस ये देखने को मिलता है कि आधुनिक मानव का विकास हो गया, जिसको होमो सैपियंस मानव के नाम से जाना जाता है उच्च पुरापाषाण काल में। यानी आज के हम जो मानव हैं वो किस नाम से जाने जाएंगे? होमो सैपियंस। ठीक है, मानव ने चित्रकला का विकास कर दिया, यानी उच्च पुरापाषाण काल में यह देखने को मिलता है कि मानव ने पेंटिंग किया, चित्रकला का विकास किया, और यह हमको एविडेंस के रूप में कहां से मिलता है? भीमबेटका की गुफा से। और भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में। यानी पहली बार मानव ने चित्रकला का जो विकास किया है वो कहां से हुआ है? भीमबेटका की गुफा से। और प्रश्न ये पूछा जा सकता है
कि भीमबेटका की गुफा कहां है, तो आप टिक कर दोगे मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है, जहां पर मानव ने पहली बार चित्रकला का विकास किया है। ओके, अब यहां पर भीमबेटका की मैंने बात की कि चित्रकला का विकास भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश से हो गया। अब देखिए मानव की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और डियर निएंडरथल सबसे पहले अक्षरबद्ध भाषा का विकास करने में सक्षम हो गया। क्रो-मैग्नन जो मानव था वो होमो सैपियंस मानव हो गया। तो इस तरीके से मानव के विकास का प्रोसेस भी आपको देखने को मिल गया। वहीं मैंने पुरापाषाण काल की चर्चा फिगर के माध्यम से की है, जिसमें हमको डिफरेंट प्रकार के फिगर भी पाए गए हैं। देखिए यहां मैंने बड़े अच्छे से समझाया आपको, जैसे पत्थर के करोड़ इस तरीके से बने हुए होते थे, देख रहे हैं आप, ये जो पत्थर के करोड़ हैं ये हो सकता है इसने शिकार के लिए यूज किया होगा। ठीक है, शिकारी जीवन है, जैसे पुरापाषाण काल में मानव शिकारी जीवन जी रहा था, यानी शिकार की खोज में भटकता रहता था। उसे पेट जो भरना है, पत्थर की करोड़ उपकरणों का निम्न प्रकार से निर्माण करता था। जैसे देखिए कुल्हाड़ी है, हैंड एक्सी, गड़ासा है, चॉपर के नाम से जाना गया, खंडक है, इसको चॉपिंग बोला गया। ये अलग अलग तरीके से इसके हथियार हमको देखने को मिले हैं। जैसे करोड़ बड़े पत्थर को कहा जाने लगा। अब देखो यहां देखो मैंने ये फिगर बनाई है बहुत अच्छे तरीके से, पत्थर के करोड़ है, ये देखो ये नुकीला है, देख रहे हैं आप, ये नुकीला है इसका बिंदु, ये थोड़ा सा चौड़ा है, हो सकता है कि ये तेजी से प्रहार करता होगा, नुकीला हो सकता है शिकार के लिए यूज किया जाता होगा, यहां पर हम कह सकते हैं। ठीक है, ये और ज्यादा खतरनाक रहा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा, ये मैंने अलग अलग ये सारी चीजें बता दी। वहीं सल्क के उपकरण हैं जो पत्थरों को काट के बनाया गया। देखो अलग अलग ये पत्थर हैं जिनको ये देखने को मिलेगा, और आप सिस्टम से एक एक सवाल को देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। देखो ये पत्थर डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिले हैं ना, ये है, मैं पेन चेंज करता हूं जिससे कि आसानी से आप लोग समझ सकें। देखिए जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये इस तरीके के पत्थर हैं, ये हैं, यानी मानव ने शिकारी जीवन को यापन करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पत्थरों का भी यूज किया है। वही देखो प्री हिस्टोरिक स्टोन हैंड एक्सी मिली है, कुल्हाड़ी के शेप का, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। ये प्री हिस्टोरिक चॉपर है, ये पत्थर चौड़ा है जो कटा हुआ है। यानी कुल मिला के डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पत्थरों के जो उपकरण हैं, जो वेपन्स हैं, वो भी यहां पर दिखाने की कोशिश की है, जिससे आप मेरी क्लास को आसानी से समझ सकें। अब मध्य पाषाण काल की कुछ हम बात करेंगे, जिसमें मानव सल्क उपकरण का प्रयोग करने लगा। अब मानव छोटे छोटे पाषाण उपकरण बनाने लगा है, यानी छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण बनाने लगा। वहीं तकनीकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई और मानव पक्षियों का शिकार करने लगा, यानी पंछियों को मारने लगा, उसे अपना शिकार कर लिया, मछलियां पकड़ने लगा। अतः प्रक्षेपास्त्र की जरूरत होगी, पक्षियों को मारेगा तो यहां पर हम देखते हैं कि पत्थर मिसाइल का काम कर रहा है इसको। ठीक है, तो यानी न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में पत्थर का विकास हुआ। ये आप क्वेश्चंस को बना देंगे। मानव पशुपालन करने लगा, यानी अब इसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही मानव को जिज्ञासा हुई तो वो पशुओं को पालने लगा। और पशुओं का ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला साक्ष्य, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, तो राजस्थान में एक जगह बाघोर, राजस्थान में कौन सी जगह है, बाघोर, जहां से पशुपालन का पहला एविडेंस हमको मिला है। इसी काल में मानव युद्ध और आक्रमण करने लगा। आपसे पूछ सकते हैं कि मानव ने युद्ध करना कौन से काल में शुरू किया है, मध्य पाषाण काल में। तो मानव आक्रमण का पहला साक्ष्य जो उसने अटैक किया है, एक उत्तर प्रदेश में जगह है सराय नाहर राय। कौन सी, सराय नाहर राय, ये यूपी में है, जहां से मानव आक्रमण का पहला साक्ष्य हमको देखने को मिला है। तो दैट्स एनफ आज की क्लास में। आज मैं इतना ही दे रहा हूं, और अगली क्लास मेरी आपको मिलेगी हड़प्पा सभ्यता की क्लास। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और मेरे YouTube चैनल को आज ही भाई यदि इसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और मेरे YouTube चैनल पर ऑफिशियल वीडियो जितनी भी हैं वो सारी आपको मिलती रहेंगी।